नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद सैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 की स्थापना, G20 का उद्देश्य और G20 से जुड़े अन्य पहलुओं को आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, G20 की बात करें तो G20 का जो मतलब है वो है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। ग्रुप ऑफ 20 नेशंस मीन्स इसमें 19 अलग अलग देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ भी शामिल है। दोस्तों, G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 अलग अलग देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ भी दोस्तों यूरोप में मौजूद 27 देशों का एक संघ है। दोस्तों, G20 के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इसके निर्माण और उद्देश्य की बात करें तो G20 की जो स्थापना है वो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के जवाब में की गई थी। जो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट आया था तब G20 की स्थापना की गई थी। इसे वैश्विक आर्थिक मुद्दों से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इसका एक अन्य उद्देश्य ये है कि जो G20 है वो आर्थिक मुद्दों से संबंधित नीतियों पर चर्चा करने के लिए विकासशील देशों को, जिसको हम उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, और विकसित देशों को, जिसको हम प्रमुख उन्नत देश कहते हैं, उन्नत अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए G20 की स्थापना की गई थी, जिसमें वो वैश्विक आर्थिक मुद्दों से संबंधित अनेक नीतियों पर चर्चा कर सकें। दोस्तों, इसके सदस्य देशों को देखें तो इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन शामिल है। यूरोपीय यूनियन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो दो संस्थाएं यूरोपीय यूनियन की प्रतिनिधित्व उसका करती हैं। एक यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक। ये दोनों यूरोपीय यूनियन का जब G20 की बैठकें होती हैं तो ये दोनों आयोग या दोनों संस्थाएं यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, इसकी बैठकों की बात करें तो G20 के जितने भी नेता हैं वो व्यापार, निवेश, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति सहित आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं या एकत्रित होते हैं, जिसको हम G20 की बैठक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। नेताओं के शिखर सम्मेलनों के अलावा सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की नियमित बैठकें भी होती रहती हैं। जितने भी सदस्य देश हैं दोस्तों, उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की समय समय पर G20 को लेकर बैठकें होती रहती हैं। G20 को लेकर जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं उन सभी को लेकर वित्त मंत्रियों में और केंद्रीय बैंक गवर्नरों में नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। इसके फोकस के प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं दोस्तों, जिसको हम एजेंडे के नाम से भी जानते हैं। वैश्विक आर्थिक प्रशासन के विभिन्न पहलू इसमें शामिल हैं, जैसे वित्तीय बाजार का विनियमन, बुनियादी ढांचा निवेश कैसे किया जाए, सतत विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कर चोरी कैसे कम की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, ये सभी मुद्दों को, सभी पहलुओं को इसमें इन सभी मुद्दों पर प्रमुख फोकस किया जाता है। दोस्तों, इसकी परिणाम और इसकी घोषणाएं कैसे होती हैं वो हम देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आमतौर पर संयुक्त घोषणाएं और कार्य योजनाएं सामने आती हैं। G20 की जो शिखर सम्मेलन में जब घोषणाएं बनती हैं तो संयुक्त घोषणाएं और कार्य योजनाएं सामने आती हैं, जिनके ऊपर सदस्य देशों द्वारा सहमति प्रस्तुत की जाती है। यदि कोई सदस्य उस पर सहमत नहीं तो वो अपनी असहमति, जो सदस्य सहमत है तो उस पर सहमति अपनी प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रभाव आर्थिक मामलों से परे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और भू राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें जलवायु परिवर्तन भी, स्वास्थ्य संकट भी, भू राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा इसमें की जाती है। अब दोस्तों, इसकी आलोचना और चुनौतियां देखते हैं। इतना बड़ा संगठन है दोस्तों, तो आलोचना होना तो जाहिर सी बात है। अपनी प्रभावशीलता और समावेशिता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है इसे। जितनी इसकी प्रभावशीलता और समावेशिता है दोस्तों, उसके लिए इसको आलोचना का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का तो तर्क यह है कि इसमें छोटे देशों की प्रतिनिधित्व क्षमता का अभाव है और शक्तिशाली सदस्यों का निर्णयों में वर्चस्व हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें जो शक्तिशाली देश हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं और जो
जो छोटे देश है, जो शक्तिशाली इतने नहीं है, उनका वर्चस्व उसमें कम है। इसलिए जो निर्णय है, निर्णयों में ज़्यादा वर्चस्व शक्तिशाली देशों का हो सकता है। एक इसकी चुनौती और आलोचना ये है। और दूसरे देखते दोस्तों, सदस्य देशों के विविध हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसकी जो नेक्स्ट चुनौती है वो ये है कि जितने भी सदस्य देश हैं, सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग हित हैं, तो सबको अलग अलग हितों को संतुलित करना भी इसके लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों अगले पॉइंट की पर चलते हैं। वैश्विक शासन में इसकी भूमिका क्या है। अपनी सीमाओं के बावजूद G20 वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इसकी सीमा G20 भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, परंतु सीमाओं के बावजूद भी G20 वैश्विक आर्थिक नीतियां, जितनी भी वैश्विक आर्थिक नीतियां होती हैं, उनको आकार देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद और सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है। दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण और जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है G20, जिसके लिए जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सालाना उसमें प्रतिभागिता अपनी दिखाते हैं और अनेक मुद्दों पर, अनेक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा उस G20 के सम्मेलन में की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका विकास। दोस्तों वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए G20 पिछले कुछ वर्षों में विकसित तो जरूर हुआ है। दोस्तों वैश्विक मुद्दों से जुड़े जो भी समाधान है उनके लिए G20 पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। और आर्थिक मामलों से परे व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने पर इसका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहा है। सिर्फ आर्थिक मामलों पर ही इसमें फोकस नहीं किया जा रहा है, वरन व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने पर ध्यान इसमें केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर G20 आर्थिक चुनौतियों से निपटने, सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये 4 बिंदु दोस्तों इस पूरे वीडियो का निचोड़ निकाल देते हैं कि जो G20 है वो क्या है। दोस्तों वैश्विक आर्थिक संकट के मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा। वैश्विक आर्थिक संकट के उदाहरण है मुद्रास्फीति, GDP में अचानक गिरावट आ जाना, ये वैश्विक आर्थिक संकट का एक उदाहरण है। पर्यावरणीय समस्याएं भी आर्थिक संकट का उदाहरण है। प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आना, ये भी वैश्विक आर्थिक संकट का एक उदाहरण है। और बेरोजगारी और गरीबी, ये भी एक वैश्विक आर्थिक संकट का उदाहरण है, जो क्या है विकासशील देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको G20 के बारे में जो भी मैंने बताया वो विस्तार पूर्वक तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों बने रहे मेरे इसी YouTube चैनल पे। अनेक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।